Hello friends, welcome you online BA classes. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य के रूप में मित्रों, जिसमें कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला बताई जा रही है। फर्स्ट पार्ट में आपको 1 से लेकर के 48 क्वेश्चन तक की व्याख्या बताई गई थी। सेकंड पार्ट में आपको 49 से लेकर के 88 क्वेश्चन तक की व्याख्या बताई जाएगी, जिसको कि आप पूरी ही तरह से समझेंगे मित्रों, यानी प्रश्न के उत्तर को आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, इसलिए पूरी ही तरह से वीडियो को देखिएगा मित्रों। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में अवश्य शेयर करेंगे मित्रों, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो ये पहुँच पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, यानी क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मित्रों, यानी फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के रेणु, एक अत्यंत पिछड़े हुए गांव औराही, जिसको कि हिंगना के एक मध्य वित्त किसान परिवार में हुआ था। आपको इतना जानना है मित्रों कि फणीश्वर नाथ जीवन रेणु का जन्म जो है 4 मार्च 1921 को हुआ। किस प्रांत में हुआ? तो बिहार प्रांत में हुआ मित्रों, जिसमें कि पूर्णिया जिला पड़ता था। तो पूर्णिया जिला में इनका जन्म हुआ, एक अत्यंत पिछड़े गांव में, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, जिसका नाम था औराही हिंगना। एक मध्य वित्त किसान परिवार में, वो कैसे परिवार में हुआ? तो एक मध्य वित्त यानी कि मध्यम श्रेणी के किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। रेणु का निधन पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 11 अप्रैल 1977 को रात्रि के 9:10 पर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपसे निधन से संबंधित क्वेश्चन किया जाए, आपसे स्थान से संबंधित क्वेश्चन किया जाए, जिले से संबंधित क्वेश्चन किया जाए मित्रों, परिवार से संबंधित क्वेश्चन किया जाए, तो मेनी टाइप्स क्वेश्चंस आप इसमें से आंसर दे सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, या एडजेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। हर प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर को आप दे सकते हैं यदि आपने पूरे ही तरह से इसको समझा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 50, फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्टाजों का नामोल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज के बारे में आपको बताना है। तो रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रिपोर्टाज हैं हमको समझना है। देखेंगे मित्रों, पहला है ऋण जल धन जल, यानी ऋण जल धन जल, ये 1978 में प्रकाशित हुआ था मित्रों। नेपाली क्रांति कथा, ये 1978 में। वन तुलसी की गंध, ये 1985 में, यानी कि इनका जो है संचालन, इनका जो मतलब प्रसार जो हुआ था, लिखा गया, उसके पश्चात जो है इनका विमोचन किया गया। तो इन सनों में पूरी तरह से आप इसको समझेंगे। संपादन की तिथि जो दी गई है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 51, ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी, यानी साठोत्तरी जो कहानी होती है के प्रसिद्ध कथाकार हैं। ये हमको पूरी तरह से समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर को, मुख्य बिंदु को आप समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आंसर को अच्छी तरह से लिख पाएंगे मित्रों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है ज्ञान रंजन जी की प्रमुख कहानी संग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी ज्ञान रंजन जी की जो प्रमुख कहानी है, कहानी संग्रह पर, उसको संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। तो देखेंगे ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। किस कहानी के? तो ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह, जिसमें कि फैंस के इधर उधर 1964 ईस्वी, यात्रा 1971 ईस्वी तथा क्षणजीवी 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई मित्रों। अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, फेस के इधर उधर, पिता, घटा आदि बहुचर्चित कहानियां हैं, जिसको कि हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों, ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूरी तरह से जानना है कि ज्ञान रंजन जी की कौन सी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है BA थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य में। तो देखेंगे ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी
पिता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, यानी पिता नामक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। ध्यान देंगे मित्रों, हर एक लेखक के जीवन से संबंधित क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप समझते जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, इसको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। दो बातें आपसे बताई जा रही हैं। क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कब हुआ, आपको इतना ही बता देना पर्याप्त था कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, परंतु स्थान भी बता दिया गया है, इसलिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि दो क्वेश्चंस को आप समझ गए, इसके दो आंसर आपको मिल रहे हैं इसमें। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में, और कहाँ हुआ तो आप बताएंगे काशी में हुआ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, जयशंकर प्रसाद का देहावसान कब हुआ। पूरी तरह से आप समझेंगे मित्रों, जयशंकर प्रसाद का देहावसान कब हुआ, अर्थात मृत्यु कब हुई। तो 15 नवंबर सन 1936 ईस्वी को, यानी 15 नवंबर सन 1936 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ। पूरी तरह से आपको जानना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी का कौन सा नाटक सम्मिलित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक सम्मिलित हुआ है, तो हम भूलेंगे नहीं, ध्रुव स्वामिनी, यानी ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक जो है हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, ध्रुव स्वामिनी में कितने अंक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्रुव स्वामिनी में 3 ही अंक हैं मित्रों, ये हमें नहीं भूलना है। ध्रुव स्वामिनी में केवल 3 अंक की बात की गई है, 3 अंक का नाटक है ये। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के नाटक के प्रमुख नारी पात्र कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख नारी पात्र के विषय में आपको बताना है। तो ध्रुव स्वामिनी, उसका जो नारी पात्र है वो ध्रुव स्वामिनी ही है, अर्थात नारी पात्र के ही नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ मित्रों, जिसको कि ध्रुव स्वामिनी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसका स्त्री पात्र मंदाकिनी और कोमा, यानी मंदाकिनी और कोमा को जानते हैं इसमें। तो इसमें आप नारी पात्र के रूप में ध्रुव स्वामिनी को समझेंगे, नारी पात्र के रूप में आई हुई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है, तो प्रमुख स्त्री पात्र में जो अन्य स्त्री पात्र हैं उनके बारे में बताना है मित्रों, कि ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, यानी 3 स्त्रियों के नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं। जिन नाटक का नाम आपको ध्रुव स्वामिनी के नाम से ही लिखना है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी ही मुख्य नायिका के रूप में यहाँ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम बताइए, यानी प्रमुख पुरुष पात्र के नाम आपको बता देना है। तो इसमें देखेंगे मित्रों, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल एवं मिहिरदेव, ये इतने नाम आ रहे हैं जो कि पुरुष पात्रों के रूप में ध्रुव स्वामिनी में जाने जाते हैं, तो इन्हें हमें नहीं भूलना है। और ये जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनना हो। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम देने जा रहे हैं मित्रों, आपके लिए एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आपके लिए मॉडल होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से अगर समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप पूरी तरह से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आंसर, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है, हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, अर्थात किसे कहा जाता है भीष्म पितामह आधुनिक एकांकी नाटकों में। तो आप इनका नाम नहीं भूलेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को भीष्म पितामह कहा जाता है आधुनिक हिंदी एकांकी के रूप में, नाटकों के रूप में मित्रों, जो कि आधुनिक एकांकी नाटक का इनको हम भीष्म पितामह कहते हैं। ये हमें पूरी तरह से समझ लेना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा जा रहा है, एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकांकी कला के तत्व पूछे जाते हैं मित्रों, ये लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में भी पूछे जाते हैं, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बिंदु दिया गया है 7 पॉइंट तक दिया गया है। इन 7 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट को हम लिख सकते हैं और उससे पूछा जा सकता है कि इसमें एकांकी कला का जो मुख्य तत्व है कौन कौन सा है, तो ये आप नहीं भूलेंगे, पूरी तरह से इसको समझेंगे। तो पहला इसमें है कथानक।
दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद और कथोपकथन, और चौथा है देश काल या वातावरण, और पांचवा है भाषा शैली, और छठा है उद्देश्य, और सातवां है रंग संकेत। तो इसमें आपको नहीं भूलना है, चाहे वो हिंदी कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो एकांकी हो, सब में जो है आपकी जो कहानी कला होती है, ये कला के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो एक ही से रहते हैं। परंतु जो नाटक होता है मित्रों, इसमें ये 7 पॉइंट जो रंग संकेत बताया गया है, ये आपको नाटक में ही लिखना होता है, और उसमें पात्र संकेत कर सकते हैं। कहानी अगर होती है तो इस तरह से हमको जानना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में, किस जिले में हुआ? सागर जिले में मित्रों, 15 सितंबर 1905 को हुआ। यानी 15 सितंबर 1905 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिला में हुआ। तो ये हमें नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आप देखेंगे मित्रों, इसमें पूछा जा रहा है राम कुमार वर्मा को उनके किस एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो आपको भूलना नहीं है। सप्त किरण, उस साहित्य सम्मेलन में जो एकांकी संग्रह इन्होंने किया था, उसका नाम था सप्त किरण। इस पर जो है इनको साहित्य सम्मेलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मित्रों। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था इसी एकांकी संग्रह पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। जो एकांकी संग्रह जो लिखा है इन्होंने मित्रों, उनके आपको नाम बता देना है। तो इसमें देखेंगे राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रह निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें सप्त किरण का नाम आता है मित्रों, दूसरा है पृथ्वीराज की आंखें, और तीसरा है रेशमी टाई, और चौथा है 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव। तो ये सारे जो है राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रह जो लिखा है उन्होंने, उनके नाम है मित्रों। इसे हमें नहीं भूलना है, एकांकी के रूप में इन्होंने इसकी रचना किया है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी संकलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रायः हर लेखक से संबंधित क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा मित्रों, जो कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, आपको बताना ही होगा। तो देखेंगे आंसर इसमें आपको ये बताना है कि दीपदान, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी संग्रह जो संकलित है हमारे पाठ्यक्रम में, तो उसका नाम है दीपदान। आप पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 67, दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपदान एकांकी की मुख्य पात्र पन्ना है। आपने पन्ना स्टोरी पढ़ी होगी तो पूरी तरह से आप जानते होंगे, पन्ना धाय का नाम आता था। तो दीपदान एकांकी के मुख्य पात्र कौन है? पन्ना। वो जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर सिंह की धाय है। धाय का मतलब होता है परिचारिका, सेविका मित्रों। तो कुंवर सिंह की ये धाय थी कौन? जिनका नाम था पन्ना। प्रस्तुत एकांकी की कथा पन्ना के चारों तरफ ही घूमती है, जिसमें पन्ना के साहस, प्रेम, बलिदान, स्वामी भक्ति आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं पन्ना की हमको इसमें देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पूरी तरह से आप समझेंगे इसको। लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या कितनी है? आपको केवल संख्या ही बता देनी है। तो ये संख्या कितनी है मित्रों? 7, यानी कि 7 संख्या आपको नहीं भूलना है, पूरी ही तरह से 7 संख्या को आपको नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्र नाथ अस्त का कौन सा एकांकी संकलित है? तो इसमें आपको बताना है कि लक्ष्मी का स्वागत, यानी लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है, ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर मित्रों, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। जो ललित निबंधकार हैं उनके आपको नाम बताने हैं यहाँ पर। तो देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख ललित निबंध लेखकों के नाम इस प्रकार हैं। तो पहला नाम आता है मित्रों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध
ललित निबंधकारों में प्रमुख माने गए हैं। दूसरा नाम आता है गुलाब राय जी का, तीसरा नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का, चौथा नाम है विद्यानिवास मिश्र जी का और पांचवा नाम है अज्ञेय का तथा छठा नाम आता है कुबेर नाथ राय जी का। तो ये 6 नाम हमको नहीं भूलने हैं मित्रों। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि प्रमुख ललित निबंधकारों का नाम बताइए, तो प्रमुख ललित निबंधकार के रूप में इन 6 लेखकों के नाम हमको नहीं भूलने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है, आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। बेकन यानी फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स हैं मित्रों, ऐसे राइटर्स हैं। तो फ्रांसिस बेकन यानी बेकन के जो निबंध हैं, आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से किया। तो ये आपको बता देना कि किस नाम से उनके निबंधों का अनुवाद किया था आचार्य द्विवेदी जी ने। तो इसको हम जानेंगे बेकन विचार रत्नावली, यानी बेकन विचार रत्नावली नाम से किया था। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से स्वीकारा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से स्वीकारा जाता है। तो आपको नहीं भूलना है, भारतेंद्र युग से, यानी भारतेंद्र युग से हिंदी निबंध में रचना का प्रारंभ माना जाता है मित्रों। तो भारतेंद्र युग से हमको नहीं भूलना है, भारतेंद्र युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव, बस्ती जिला था और अगोना गांव में कब हुआ था, सन 1884 में हुआ था मित्रों। पूरी ही तरह से आपको उसको लर्न रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के 4 भाग हैं। जो चिंतामणि है उसके 4 भाग बताए गए हैं मित्रों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम पूछा जाए तो आपको यही बता देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के 4 भाग हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 74 हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे गद्य की कसौटी मानते हैं। तो निबंध को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 में देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन की शुरुआत कब की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें सन 1904, यानी सन 1904 से की थी, ये हमें नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिला के आरत दूबे का छपरा, यानी बलिया जिला के आरत दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ये हमको पूरी तरह से लर्न रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों 78 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों के नाम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। इसमें पहला नाम आता है साहित्यिक। क्वेश्चन नंबर 78 में देखेंगे मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों के नाम बताइए। तो निबंध संग्रह का नाम आपको बता देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। तो इसमें आपको पहला जानना है मित्रों साहित्य सहचर, यानी पहला नाम जो आता है साहित्य सहचर आता है। दूसरा है ब्रज कल्पलता और तीसरा है विचार और वितर्क और चौथा है आलोक पर्व और पांचवा है अशोक के फूल और छठा आपको लिखना है मित्रों विचार प्रवाह। तो ये 6 निबंध संग्रहों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है मित्रों। इसको पूरी तरह से हमको लर्न रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे हजारी प्रसाद के निबंधों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये आपको नहीं भूलना है कि 5 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे समीक्षात्मक, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा ऐतिहासिक और चौथा व्यक्तिक और पांचवा गवेषणात्मक। तो इस तरह से 5 भागों में ये डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है हजारी प्रसाद जी के निबंध संग्रह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 80, कुबेर नाथ राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको मिल रहा है। देखेंगे इसमें कुबेर नाथ राय का जन्म सन 1935 में मतसा,
यानी जो कि गाजीपुर में स्थित है हुआ था। तो पूरी तरह से इसको हमें नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। कुबेरनाथ राय का निधन कब हुआ था? तो इसमें निधन के बारे में बताया जाएगा। तो कुबेरनाथ राय का निधन 5 जून 1996 को हुआ था, यानी 5 जून 1996 को कुबेरनाथ राय जी का निधन हुआ था मित्रों। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 82। कुबेरनाथ राय की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो शिक्षा के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है और स्थान पूछा जा रहा है मित्रों। तो आपको बता देना है कि राय जी की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। तो आपको यही बता देना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 83। कुबेरनाथ राय की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए, यानी कुबेरनाथ जी की रचना जो है उनके नाम को आपको बताना देना है। तो कुबेरनाथ की रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें आप पहला देखेंगे, जो पहला नाम लिया जा रहा है, पहले नाम में प्रिया, यानी कि जो पहली रचना इन्होंने लिखी प्रिया नीलकंठी। दूसरा है रस आखेटक, और फिर गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, और पर्ण मुकुट, मणिकुतुल के नाम, और इसके पश्चात महाकवि की तर्जनी, किरात नदी में चंद्रमधु, मन पवन की नौका, त्रेता तथा बृहद शाम, कामधेनु आदि रचनाएं हैं जो कि कुबेरनाथ राय की रचनाओं के रूप में ये संकलित हैं। अगला देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 44। कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार थे? तो आपको बता देना है, कुबेरनाथ राय भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार थे, यानी रसधर्मा बताए गए हैं। रसधर्मा ललित निबंधकार के रूप में कुबेरनाथ राय जी को जाना जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है, कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुबेरनाथ राय जी का जो प्रथम निबंध संग्रह है, इसके विषय में बताना है आपको, प्रिया नीलकंठी, यानी प्रिया नीलकंठी के नाम को आप नहीं भूलेंगे। प्रिया नीलकंठी नाम यदि आता है तो कुबेरनाथ राय का ही प्रथम निबंध संग्रह ये माना जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे ये 86 नंबर क्वेश्चन, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मुख्य वैशिष्ट्य क्या है? मुख्य वैशिष्ट्य आपको बताना है, विशेषता के विषय में वैशिष्टता को बताना है मित्रों। तो कुबेरनाथ राय के निबंधों में सांस्कृतिक संदर्भों से फूटते हुए जीवन के आधुनिक आयामों तथा उनमें से झांकते जीवन को देखा जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको आपको पूरी तरह से जानना है कि कुबेरनाथ की राय के जो निबंध हैं उनमें सांस्कृतिक संदर्भ भरे पड़े हुए हैं, सांस्कृतिक संदर्भों से फूटते हुए जीवन दिखाई पड़ते हैं, आधुनिक आयामों तथा उनमें से झांकते जीवन को देखा गया है। तो ये कुबेरनाथ राय के निबंधों का मुख्य वैशिष्ट्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। हिंदी साहित्य में इंटरव्यू विधा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरव्यू जो विधा होती है इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसमें आप आंसर देखेंगे कि हिंदी साहित्य में इंटरव्यू विधा का प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर पदम सिंह शर्मा को दिया जाता है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा इसके मुख्य जो है माने जाते हैं प्रारंभकर्ता, उनको ही श्रेय दिया जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन में तो देखेंगे 88 नंबर, कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे कि कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत कब की थी, आपको वो डेट बता देनी है मित्रों। तो कमलेश जी ने स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू लेखन की शुरुआत 1942 में किया था, यानी 1942 में इन्होंने प्रारंभ किया था। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। इसको मैं 2 पार्ट में आपको दिया हूँ, भाग 1 और भाग 2 में। तो भाग 2 में आपको 50 से लेकर के और 88 क्वेश्चन तक का भाग 2 में मिल रहा है, और 1 से लेकर के जो 48 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो प्रथम भाग में मिल रहे हैं। तो दोनों ही पार्ट आपको पढ़ने होंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में आपको मैं दिया हूं, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में। यदि आप इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आप लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को हल कर पाने में पूर्णतः सफल हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।